Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your second lecture beta जो कि respiration in flowering plants, that means plants में respiration किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे. साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में नहीं है बल्कि ये एनिमल्स के बारे में भी है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर मोड ऑफ रेस्पिरेशन या सेलुलर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसकी हमने 3 स्टेजेस के बारे में बात किया था बेटा प्रीवियस लेक्चर में, जो कि है सबसे पहली स्टेज है ग्लाइकोलिसिस, दूसरी है क्रेब्स साइकिल और थर्ड वन इज द ETS साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे हम लोग बोलते हैं. आइए चलिए देखते हैं वन बाय वन. जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कर ली थी बेटा कल, और हमने स्टार्टिंग की 3 स्टेजेस कर ली थी जिसे हम लोग एनर्जी कंज्यूमिंग बोलते हैं स्टेजेस. एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेजेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लग रही है, दैट मीन्स कि ATP से ADP का फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ से ATP से ADP का फॉर्मेशन हो रहा है मीन्स -1 ATP हो रहा है, यहाँ पे भी -1 ATP हो रहा है. क्लियर? -1 सो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे कंजप्शन कितने ATP का हो गया, 2 ATP क्या हो गई, कंज्यूम हो गई. क्या हो गई बेटा, कंज्यूम हो गई. सो दैट्स वाई हम लोगों ने ये जो पर्टिकुलर यहाँ से फर्स्ट स्टेज से लेकर यहाँ पे 4th स्टेज तक के आपको जो दिख रहा है, दिस इज द एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस अंडर अ ग्लाइकोलिसिस. अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस को लर्न करना चाहें तो ग्लाइकोलिसिस को स्टेप बाय स्टेप 10 स्टेजेस में आपको यहाँ पे दिया हुआ है. 10 स्टेजेस में आपको कंप्लीट करना है एज इट इज आपकी जो NCERT में मेंशन है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी बनी हुई है बेटा. आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम द ग्लूकोज. यू नो वेरी वेल ग्लाइकोलिसिस को और क्या क्या बोलते हैं, हमने नेम लिखवा दिए थे. दैट इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे बिकॉज इमर्शन, ये जो है साइंटिस्ट के नेम पे आपकी EMP पाथवे नेम दिया हुआ है इसका. साथ ही साथ हमें इसे पीप साइकिल भी बोलते हैं. यहाँ पे ये दो नेम जो है वो दोनों नेम किसके हैं, ग्लाइकोलिसिस के हैं, या हम इसको ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पे लास्ट वाली स्टेज जो है एल्डोलेज के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाती है. लाइसिस मीन्स ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. यहाँ पे यहाँ से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में यहाँ तक के जो कन्वर्ट हुआ है, तो ये जो ऊपर की जितनी भी शुगर की बात हो रही थी, यहाँ पे ये 6 कार्बन वाली शुगर है बेटा. ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन. बट यहाँ पे लाइसिस होने के बाद, ये जो प्रोसेस हुई लाइसिस होने के बाद, ये 3 कार्बन वाले 3 फॉस्फेट, यहाँ पे 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में ये क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई. अब इसके बाद आइसोमेराइजेशन हुआ और आइसोमेराइजेशन से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में ये कन्वर्जन हो जाता है. एंड इस कन्वर्जन के साथ ही साथ यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH पे. NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड डाइएमाइड. सो हम लोग फुल फॉर्म्स जो है वो लर्न करेंगे. अभी फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे आपके लिए ले आए हैं. ऑल ओवर आपको फुल फॉर्म्स जो लर्न करने हैं वो कुछ इस तरीके से आप लोग लर्न कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट के फॉर्म में आपको बनवा दिया है. लाइक NAD का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, वैसे ही FMN का फुल फॉर्म दिया हुआ है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, वैसे ही CS का फुल फॉर्म दिया हुआ है साइटोक्रोम सिस्टम. यहाँ पे ADP का फुल फॉर्म दिया हुआ है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एंड ATP का ऑल्सो इज गिवन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एक यहाँ पे मिसिंग है बेटा AMP, बिकॉज यहाँ पे ये जनरली यूज नहीं होता, लेकिन ये भी होता है एडेनोसिन M रिप्रेजेंट फॉस्फेट. सो इस तरीके से आपको फुल फॉर्म्स की यहाँ पे मिल जाएंगी बेटा. सो हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स यहाँ पे जो लॉस हुआ था वो रिगेन हो गया है यहाँ पे बेटा. उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे मॉलिक्यूल नहीं है, 3 वाले जो पर्टिकुलर कार्बन होगा उसमें ग्लिसरेट ग्रुप जुड़ा हुआ है. दैट्स वाई आफ्टर दैट ये म्यूटेज के प्रेजेंस में यहाँ पे एंजाइम, ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है बेटा, पूरा का पूरा एंजाइमेटिक प्रोसेस है. ये ऑक्सीडेटिव बोल सकते हैं हम इसमें कि फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म चल रही है.
जिसमें यहाँ पे म्यूटेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे एंजाइम्स लगे हुए हैं। जैसे सबसे पहले जो होता है स्टार्ट वो हेक्सोकाइनेज से होता है, लास्ट भी जो होगा वो काइनेज से ही होगा, मीन्स टूटने से। काइनेज दैट मीन्स काइनेज इज एंजाइम जो कि तोड़ता है, पर्टिकुलर किसी भी बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। तो स्टार्टिंग जो हुई थी वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हेक्सोकाइनेज ने किया था। 6 ग्लूकोज से 6 याद रखेंगे आप, 6 कार्बन वाले। तो हेक्सा हम लोग पढ़ते हैं ना, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, इस तरीके से ये हम लोग लर्न करते हैं। 1 2 केमिस्ट्री में आप लोग जनरली इसी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो सेम एज इट इज 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 के लिए पेंटा होता है, वैसे ही आपका 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा। सो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज कुछ इस तरीके से लर्न करेंगे कि 6 कार्बन को तोड़ने के लिए काइनेज एंजाइम, और उसके जस्ट सामने हेक्सो मीन्स 6 कार्बन वाला है, इसलिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम का यूज करेंगे हम। उसी के बाद जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, तो ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस से होगा बेटा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था कि साइकिल और पाथवे में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकिल एंड पाथवे। साइकिल और पाथवे में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने अभी तक के जितनी भी जो भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर पढ़ा है या पर्टिकुलर देखी है, तो वो साइकिल्स ही देखी है। क्यों साइकिल देखी है बेटा, जैसे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा। तो साइक्लिक मीन्स चेन लाइक, वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगी, स्टार्ट भी वहीं से होगी और एंड भी वहीं पर आके होगी। सो ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, साइकिल। ओके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्रेब साइकिल। तो मैं क्रेब को पाथवे नहीं बोलूंगी, मैं क्या बोलूंगी, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल क्यों बोलूंगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली वहीं आने हैं जहां से स्टार्ट हुआ है। और वहीं अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस की बात करें, तो ग्लाइकोलिसिस को हम लोग बोलते हैं पाथवे। क्या बोलते हैं, पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का एग्जांपल है पाथवे, पाथवे का एग्जांपल है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक इस तरीके से होने वाली प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हम एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, पायरुविक एसिड में। और ये जो पायरुविक एसिड है फिर से ग्लूकोज में तो कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये फिर से कन्वर्ट होता तो ये साइकिल के फॉर्म में आ जाता, बट यहाँ पे जो पर्टिकुलर चल रही है दिस इज नोन एज अ पाथवे बट नॉट अ साइकिल। सो डिफरेंस क्या होता है कि साइकिल में रिपीट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट फिर से आ जाता है, जो पर्टिकुलर हम लोग प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे सेपरेट होते चलेंगे साथ ही साथ, और वो अल्टीमेटली रिएक्टेंट के पास ही जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बट यहाँ पे पाथवे में कुछ इस तरीके से एक प्रोसेस होगी कि ये दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा और रिपीट उसी रिएक्टेंट के पास नहीं जाएगा। जैसे हमने देखा कि पर्टिकुलर ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन, और यहाँ पे जो लॉस होता है बेटा ये 2 ATP का लॉस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ATP कितने ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 2 ATP यहाँ से क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, डिडक्ट हो गए, कंज्यूम हो गए, और 8 ATP का क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। कितने ATP का गेन होता है, 8 ATP का। तो वो देख लेते हैं कैसे गेन होता है। सो हम लोग बात कर रहे हैं इस ATP की। NADPS से क्या बनता है बेटा, ATP का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्रोसेस होगी ये कहाँ चली जाएगी, ये ETS साइकिल के अंदर जाके ये फिर ATP का रीजनरेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए काइनेज, जहाँ पे भी आपको काइनेज वर्ड दिख रहा है, फ्रक्टोकाइनेज मीन्स फ्रक्टोज को ये तोड़ेगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, फिर लाइसिस होगी। लाइसिस किसके प्रेजेंस में होगी, तो एल्डोलेज के। आपको जनरली क्वेश्चन नीट वगैरह में कुछ इस तरीके से पूछता है कि एक आध स्टेज को स्किप कर देगा और वहाँ से आपको बताना होगा, बट आपको बिल्कुल याद रखना है। PNST में इस तरीके से क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, बट जनरली पूछ लेता है कि इस वाले रिएक्शन में किस वाले एंजाइम का यूज होगा। सो आपको एंजाइम बिल्कुल ध्यान रखने हैं, एंजाइम इज मस्ट। यहाँ पे हर एक एंजाइम को आप ध्यान रखें कि इन केस की ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये किसके प्रेजेंस में, किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रही है।
तो सबसे पहले वाले और सबसे लास्ट वाले में दोनों में काइनेज होगा। याद रखना है कि जिस तरीके से रिएक्टेंट होंगे उसी तरीके से आपका क्या होगा, एंजाइम उसमें यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट है, तो यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज के प्रेजेंस में ये पाइरुवेट में कन्वर्ट होंगे, या हम बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। ठीक है बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगा आइसोमेरेज के प्रेजेंस में, और ये ट्रायोस फॉस्फेट ये जो है दोनों ये रिवर्सिबल है बेटा, यानी ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर देखें तो बाकी जो प्रोसेस है आपकी वो कन्वर्ट नहीं होगी, एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब रिवर्सिबल नहीं होगी। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन तो आपको समझती होगी। ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं समझती है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं समझती है तो बताएं बेटा। देखिए रिवर्सिबल ये जो है पर्टिकुलर पार्ट ये केमिस्ट्री का है, बट हम लोग बता दे रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस ये होता है कि अगर हम लोग A प्लस बी ले रहे हैं तो ये क्या होगा, A B में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आफ्टर सम सिचुएशन अगर हम देखें तो अगर वो कंडीशन प्रोवाइड की जाए तो A प्लस बी में वो फिर से कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वाटर ले रहे हैं, वाटर को अगर हम लोग उसको क्या करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देंगे तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वाटरी फॉर्म में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में। बट अगर फॉर एग्जांपल की बात करें हम लोग किसकी, इरिवर्सिबल रिएक्शन की, तो एक बार हमने क्या कर दिया, पेपर को जला दिया, ठीक है, तो ये फिर से पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, नहीं। ये जो ऐश है, राख है, ये फिर से पेपर में कन्वर्ट हो सकती है क्या, नो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल, और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें हम एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल हो सकता है, एक दूसरे में एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद या पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर सिचुएशन अगर प्रोवाइड की जाए तो वो कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो ओवरऑल दिस इज द 10 स्टेज प्रोसेस। हम बोल सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस जो है बेटा, ग्लाइकोलिसिस जो है ये 10 स्टेप्स प्रोसेस है, 10 स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बोले तो इसे EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है और PPP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन जो कि है क्रेब्स साइकिल। इससे पहले हम लोग इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में बात कर लेते बेटा। इनपुट मीन्स हमने कितना लगाया और आउटपुट हमें क्या मिला ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। अगर हम देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमने यूज़ किया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यूज़ किया था जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 3 कार्बन वाली शुगर है। ओके, शुगर एबोर्डेड एसिड है, क्लियर। एंड व्हेन वी टॉक कि हमने 2 ATP कंज्यूम किए थे। स्टार्टिंग में जो 3 स्टेजेस हमने दिया था लाइसिस के पहले वाले, याद कीजिए बेटा, लाइसिस के पहले वाला, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो लाइसिस के पहले है ये 2 कंज्यूम हुई है, 2 यूज हुई थी, है ना, 2 ATP जो यूज हुई है, यहाँ पे हमने इनपुट लगाया और 4 ATP हमें गेन मिला। ओके, 4 ATP हमें मिला। वहीं अगर हम लोग देखें तो 4 ADP लगाया है हमने, 4 ADP लगाया है और 4 ADP से हमें 2 ATP का फॉर्मेशन मिला। 4 ATP यूज हुए और 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। वहीं अगर हम देखें तो ट्वाइस NAD हमने लगाया, 2 NAD लगाया और वहीं हमें ट्वाइस NADH2 का फॉर्मेशन मिला। सेम हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे फॉस्फेट आयन का यूज किए और हमें यहाँ पे क्या मिले, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
सो ओवरऑल अगर हम देखें तो आउटपुट हमें ज़्यादा मिला है कंपैरिजन टू इनपुट। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ओवरऑल जब तक के पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक के हमें 34 एटीपी नेट गेन देता है। ओवरऑल अगर देखें तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो कुछ कंज्यूम भी कर लेते हैं जिसमें हम लोग 34 जो एटीपी है वो हमें ओवरऑल नेट गेन बोल सकते हैं हम कि हमें मिला। तो वो जो है पर्टिकुलर प्रोसेस हम लोग लास्ट में देखेंगे बेटा। तो आपको इनपुट और आउटपुट याद रखने हैं, एक चार्ट बना लीजिए, मेरे साथ लिखते चलिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अबाउट द क्रेब्स साइकिल। दिस इज द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, इससे पहले अगर हमने जो ग्लाइकोलिसिस की बात की बेटा वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी। अब जो ये क्रेब्स साइकिल है पर्टिकुलर अगर हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो दोनों ही टाइप ऑफ सेल में होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगी और यूकैरियोटिक सेल में होगी। सबसे पहले ही हम लोगों ने बात की थी कि पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो कॉमन प्रोसेस है, चाहे वो एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो या पर्टिकुलर लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट है, जैसे कि मसल फैटिक हो जाती है पर्टिकुलर उस टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो अगर हम लोग देखें तो सीक्वेंस वाइज अगर हम लोग देखें बेटा तो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। क्रेब्स साइकिल की अगर हम लोग बात करिए तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर यहाँ से जो पर्टिकुलर NAD हो गया, आपका पर्टिकुलर FAD हो गया, इस तरीके से ATP जो है वो ETS साइकिल में इंटर कर जाएंगे जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर चलती रहती है। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होगी। क्लियर? सो क्रेब्स साइकिल बोल सकते हैं हम इसे, या इसे और एक नाम दिया जाता है बेटा TCA साइकिल, या इसी को बोलते हैं लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है या क्रेब्स साइकिल है, या इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जो होती है वो एसिटिल कोएंजाइम ए से होती है, एसिटिल कोएंजाइम ए से होती है। ऑक्सलो एसिटिक एसिड OAA से सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। सिट्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलते चलती है यहाँ पे आप देखिए, और साथ ही साथ NAD से NADH का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसमें 1 NAD से 1 NADH का फॉर्मेशन होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट होती है और ये सक्सेनिक कोएंजाइम A का फॉर्मेशन कर लेती है। वहीं सक्सेनिक कोएंजाइम A जो होता है ATP प्लस PI मिला के ATP का फॉर्मेशन कर लेता है और ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा सक्सेनिक एसिड में। यहाँ पे फिर फ्लेविडिन FADS2 FADS2 में कन्वर्ट होते हैं और ये फ्यूमरेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड देन द लास्ट प्रोडक्ट इज ऑक्सेलो एसिटिक एसिड OAA का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपको ये NADS दिख रहा है, NADH दिख रहा है, ATP दिख रहा है, FADS2 दिख रहा है, NADH, ये पूरे के पूरे लास्ट वाली प्रोसेस दैट इज द ETS साइकिल जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC साइकिल में कन्वर्ट चले जाते हैं। सो अगर हम लोग देखें तो क्रेब्स साइकिल या इसी को ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे फिनिश होती है और इसके जो पर्टिकुलर एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, लास्ट वाली स्टेज दैट इज द ETC साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं या चले जाते हैं। अब देखिए क्रेब्स साइकिल किस तरीके से वर्क कर रही है। ट्वाइस एसिटिल कोएंजाइम A प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ NAD प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ FAD प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ GDP प्लस ट्वाइस PI मतलब फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होते हैं बेटा। मीन्स यहाँ पे इनपुट क्या लगा हमें, ये पर्टिकुलर ऊपर जितना भी दिख रहा है दिस इज द इनपुट और इसमें आउटपुट हमें मिलते हैं 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस 2 H2O प्लस 6 NADH
DPH, फिर 6 हाइड्रोजन आयन, 2 molecule of FADS2 and 2 molecule of GTP, and final 2 coenzyme A. So this is all about the Krebs cycle. और फाइनल अगर हम लोग देखें तो ग्लूकोज से जिसमें हम लोग ने पायरुवेट में कन्वर्ट किया था, और उसी के साथ हम लोगों ने फिर से क्या किया, क्रेब्स साइकिल दोहराई। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है लास्ट प्रोडक्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4 ATP प्लस 12 H2, और जिसमें कितना एनर्जी जनरेट होती है बेटा, 34 एनर्जी जनरेट होती है। अब ये जो आपको पर्टिकुलर दिख रहे हैं, ये हमारे जो सोर्स होते हैं, हम लोग एनर्जी करेंसी किसको बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, या हम बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो पर्टिकुलर बनता है वो क्या है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम किसे बोलते हैं बेटा, ATP को। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको बोलते हैं हम लोग, ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। तो इन सभी को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, इन सभी को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ATP में। और ATP में कन्वर्ट कैसे होगा, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से एप्लीकेबल होता है और किस तरीके से वर्क करता है वो देखते हैं। आपने पढ़ रखा है अबाउट द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने से पहले ध्यान करिए कि हम लोगों ने पढ़ा था कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। कीमो दैट मीन्स केमिकल, ऑस्मोटिक बैलेंस जिसमें रेडॉक्स पोटेंशियल की बात की थी हमने, हाइड्रोजन पोटेंशियल की बात की थी, और उसमें ADP से ATP का फॉर्मेशन हुआ था। याद कीजिए बेटा, जिसमें हमने पढ़ा था अबाउट द व्हाट फॉर्मेशन ऑफ ATP, कैसे ATP का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोगों ने कीमोऑस्मोटिक थ्योरी से पढ़ा था, जिसमें हमने पर्टिकुलर PS1 साइटोक्रोम इस तरीके से हम लोगों ने वहां पे यूज किया था, वो फोटोसिंथेसिस की बात थी। अब हम लोग ने क्या बात करनी है, रेस्पिरेशन की, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली है। सो ये जो फेमस साइंटिस्ट है पीटर मिचेल, इन द ईयर 1961 he got Nobel Prize in the year 1678। इनको 1678 में बेटा क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। फॉर व्हाट, तो हम देखें कि ओवरऑल सम अप ऑफ हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन में जो नेट गेन होता है बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फोटो फॉस्फोराइलेशन, ये जो पर्टिकुलर ATP का सिंथेसिस है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस ATP सिंथेसिस जो कि क्या थी, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी में बताई गई थी। ये पूरा का पूरा डिटेल दिया था साइंटिस्ट पीटर मिचेल ने इन द ईयर 1961, और ही गॉट नोबेल प्राइज इन द ईयर 1978 फॉर दिस। सो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अगर देखें तो पर्टिकुलर इन्हीं साइंटिस्ट की बदौलत हमें इतना क्लियरिफिकेंस मिला है कि कैसे रेस्पिरेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 ATP जनरेट होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने जनरल वे में देखा होगा बेटा, स्कूल में क्या होता है, जनरली हम स्कूल की बात करते हैं बिकॉज अभी तो हम लोग फिजिकली साथ में नहीं है, ठीक है। सो अगर हम लोग देखें तो आपके स्कूल टाइमिंग में आप लोग ने देखा होगा कि पर्टिकुलर प्रेयर के टाइम सभी लोग क्या करते हैं, चक्कर खा के गिरते हैं, ठीक है। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्लूकोन-डी का यूज करते हैं। और समर डेज में भी हम लोग जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है या पानी ज़्यादा पीने बोलते हैं, तो अगर बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती तो सबसे पहले जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वो ग्लूकोज ही दिया जाता है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड है।
शुगर का फॉर्म है और सबसे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इसे जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेती है, वेलाइज जो है वो जल्दी से एब्जॉर्ब करके इसे ओवरऑल बॉडी में पहुंचा देती है। इसीलिए हम अगर देखें तो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में देखिए 38 एटीपी का जनरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है वो ETS साइकिल में पढ़ेंगे हम लोग, बट अगर हम लोग देखें तो ये एक सिंपलेस्ट प्रोसेस है या सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं कि जल्दी से रिलीफ मिल जाता है। कुछ लोग तो बहाने भी बनाते हैं, लेकिन कभी कभी रियलिटी में भी हो जाता है कि चक्कर खा के गिर रहे हैं तो हम लोग ग्लूकोज देते हैं, सबसे पहले देते हैं, नहीं देते हैं। ओके, सो ग्लूकोज इज नोन एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अबाउट द ETS साइकिल। यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे हो रहा है, दैट मीन्स कि ये इनर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम्स बने होते हैं, साइटोक्रोम्स बने होते हैं, PQP, साइटोक्रोम C, और इसी तरीके से हाइड्रोजन पोटेंशियल और वो बना होता है पर्टिकुलर रेडॉक्स पोटेंशियल। यहाँ पे NADH प्लस H प्लस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फाइनल जो अगर हम लोग देखें तो फाइनल ये जो सिंथेसिस कर लेते हैं वो किसका सिंथेसिस करते हैं बेटा, ATP का सिंथेसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक NADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है या कितने FADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है। चलिए जानते हैं अबाउट दैट। यस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग NADPH से। तो एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD कंटेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH कंटेन 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एंड सेकेंड वन अगर बात करें हम लोग FADH की, तो 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATP। क्लियर? और यू नो वेरी वेल कि ATP मीन्स ATP ही होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है बेटा। और चलिए अब डिस्कस करते हैं अबाउट द नेट गेन। यस, ATP account during oxidative breakdown of 1 molecule of glucose, that is C6H12O6। स्टेजेस होंगी। सबसे पहले स्टेज क्या है, ग्लाइकोलिसिस, यू नो वेरी वेल। दूसरी स्टेप क्या है बेटा, तो दूसरी स्टेप है क्रेब साइकिल, नथिंग बट द क्रेब साइकिल। एंड द लास्ट वन इज द ETS साइकिल, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। ओके बेटा, अब चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ATP कंज्यूम, मतलब कितने ATP यूज हुए इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, ठीक है। और ATP रिलीज ATP रिलीज, कितने ATP रिलीज हुए। तो अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की बात करें तो हमने देख लिया था कि 2 ATP यहाँ पे माइनस हुए थे, याद कीजिए। 2 ATP हमने जब स्टेज पढ़ी थी, देखिए जब हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था तब हमने यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम लिखा है यहाँ पे 2 ATP कंज्यूम। और यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है NADH का, मीन्स 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ है, दैट मीन्स कि 2 इंटू हमने बात की थी कि 1 NADH से कितने ATP फॉर्म हो रहे थे, 3, तो 3 2 जा 6, तो 6 ATP का फॉर्मेशन हुआ है ना। और यहाँ पे दूसरी प्रोसेस में कहाँ आया था बेटा, ATP से ADP, तो 2 ATP से 2 ADP, तो यहाँ पे प्लस 2 ATP। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 6 + 2 क्या हो जाता है, 8। 6 + 2 कितना हो जाता है, 8, बट यहाँ पे माइनस भी हुआ है, ठीक है। तो नेट गेन क्या हो जाएगा, 6 ATP। लेकिन बने कितने हैं, बने कितने और कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, यस
यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 ATP है, सो यहाँ पे +2 ATP, तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा 10, बट यहाँ पे माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे 8 ATP का फॉर्मेशन होगा। चलिए लास्ट में हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि सम अप करना है हमें, ठीक है, सम अप करना है। तो यहाँ पे ATP कितने रिलीज हुए बेटा, 10 रिलीज हुए, सो 10 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, -2 कर देंगे, तो नेट गेन कितना हो गया, 8 ATP का हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 2 ATP कंज्यूम हुए, 10 ATP रिलीज हुए, 10 ATP से हमने 8 ATP क्या हो गया, बच गया, क्योंकि 2 ATP क्या हो गया था, कंज्यूम हो गया था ऑलरेडी। अब बात करें हम लोग क्रेब साइकिल की, तो क्रेब साइकिल की बात कर लेते हैं बेटा। क्रेब साइकिल कहाँ गई आपकी, क्रेब साइकिल कहाँ गई, यस। सो क्रेब साइकिल की अगर हम लोग बात करें तो क्रेब साइकिल पर्टिकुलर ये दिख रही है आपको। सो अगर हम लोग देखें तो ATP जो फॉर्म हो रहे हैं वो जनरली ये पूरे के पूरे ATP ही है, जो कि आपको क्या होने हैं, नेक्स्ट जो प्रोसेस ETS साइकिल में जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, वहाँ पे ATP में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ का जो पर्टिकुलर NADH है, यहाँ का NADH है, ये तो ऑलरेडी ATP है, FADH2 है, यहाँ का NADH है। सो ये सभी कन्वर्ट होंगे बेटा किसमें कन्वर्ट होंगे, ATP में। सो अगर हम लोग देखें, सो क्रेब साइकिल में ATP कितने रिलीज होते हैं, तो 6 ATP रिलीज होते हैं, 6 ATP, क्योंकि यूज हुए नहीं है तो 6 ATP का नेट गेन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फाइनल जो ETS साइकिल में होता है, तो फाइनल अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग कंजप्शन तो कहीं नहीं होने वाला है, डायरेक्ट रिलीज वाला देखते हैं। ATP रिलीज कितनी हुई है, तो ATP रिलीज कितनी हुई है बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कितना, यहाँ पे NADH से पर्टिकुलर यहाँ से NADH हो गए, 2 NADH थे तो 3 × 2 6 हो गए। यहाँ पे FADH2 है, FADH2 भी वन टाइम था, सो ये 2 से इंटू होगा, यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 + 6 10 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर आपके और भी मॉलिक्यूल्स थे जिसकी हेल्प से हम लोगों ने, ओके वेट, यहाँ देखिए 6 NADH, FADH2 और यहाँ पे GTP भी है। सो ये सभी मिला के कितने हो जाएंगे बेटा, यस, यहाँ पे जो होगा नेट गेन ये होगा बेटा 24 ATP का, 24 ATP का ETS साइकिल में क्या होगा, 24 ATP का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 24 ATP जो होंगे वो रिलीज हो गए, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं 24 ATP। सो आप प्लस करेंगे बेटा, यहाँ पे 24 + 8 + 6, तो यहाँ पे ऐड करेंगे आप, कितना हो जाएगा, 8 + 4 12, आपकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी होगी मेरी से, ठीक है, 12 + 6, तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम लोग देखें बेटा तो 38 ATP का फॉर्मेशन होगा, 38 ATP ग्रैंड टोटल है आपका, ग्रैंड टोटल, ओके, ग्रैंड टोटल आपका क्या है, 38 ATP। पर्टिकुलर अगर हम लोग देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिलीज 38 ATP, बट नेट गेन जो है वो आपको याद रखना है और बिल्कुल ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो कीप इन माइंड ईच एंड एवरी स्टेप्स, ओके। सो लास्ट में हम लोग देख ले रहे हैं बेटा, जो हम लोगों ने रेस्पिरेशन का सम अप किया। सो रेस्पिरेशन में हमने ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली स्टेज देखी ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमने ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट किया, फिर हमने क्रेब साइकिल की बेटा एसिटिल कोएंजाइम ए वाली, और उसी के बाद लास्ट साइकिल करी, दैट इज द ETC साइकिल। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, ये इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास।
आर क्यू जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सेकेराइड्स की बात करी, मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो ऐसे ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्स करते हैं हम लोग, यानी हम लोग ईट करते हैं ना, प्रोटीन लेते हैं, फैट लेते हैं। सो इन सभी का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फैट में या 1 मॉलिक्यूल ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन में। इस तरीके से हम लोग देखेंगे लिपिड में कितना पर्टिकुलर आता है। तो ये सभी हम लोग आर क्यू से पता करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। होप यू एंजॉय माई लेक्चर। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट पार्ट। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इट टू दोज हु नीड इट। आप लास्ट तक के देख रहे हैं और फिर भी लाइक नहीं करके जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। सो प्लीज़ लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।